फ्रेंड्स, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई वे बिल। इंस्टेड मैं आप चाहता हूँ कि ई वे बिल को आपको लॉ के थ्रू पढ़ाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग वीडियो ये सुन रहे हैं काइंडली अपना एक पेज पेन निकाल लें और जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं चीज़ें बताऊँगा आपको, आपने बस उसको सिंपली जॉ डाउन करना है। तो मतलब हर एक एस्पेक्ट इसमें हम कवर करेंगे, चाहे वो पेनल्टी है, ठीक है, चाहे वो उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, चाहे उसकी वैलिडिटी है, या अदर कोई एग्जम्पशन है कि ई वे बिल कब नहीं लगेगा या क्या एग्जम्पशन है उसके लिए, कितने किलोमीटर्स के लिए लगता है, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे लगता है। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ई वे बिल का सिंपल एक डेफिनेशन, एक काम करते हैं, डेफिनेशन लॉ से पढ़ते हैं, फिर आगे उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको हाथ से सिंपली नोट डाउन करवाऊंगा। तो ई वे बिल बात करता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु causes the movement of the goods of consignment exceeding rupees 50,000 in relation to supply for reason other than supply due to inward supply from unregistered person shall before। चलो, एक चीज़ हमें जो बेसिक पता लगी कि जो ई वे बिल है वो लगता है मूवमेंट ऑफ गुड्स पे। मूवमेंट ऑफ गुड्स पे भी किसको ई वे बिल जनरेट करना है? तो पर्सन हु causes cause मूवमेंट ऑफ गुड्स। नीचे 3 पॉइंट जो लिखे थे उसका शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं कि अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं, या तो सप्लाई होगी या सप्लाई नहीं होगी, या फिर आपको इनवर्ड रेमिटेंस आ रहा है स्टॉक या किसी चीज़ का फ्रॉम अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ई वे बिल जनरेट होगा, पहले होना चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स चाहे सप्लाई है चाहे नहीं है, मूवमेंट जब होगी गुड्स की, तो बेसिकली डिपार्टमेंट ने ई वे बिल का कंसेप्ट रूल 138 में तभी इंसर्ट किया था ताकि वो मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक कर सकें। बेसिकली उनका पर्पस था ट्रैकिंग ऑफ गुड्स। तो जब भी कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग, मैंने बोला है एक्सीडिंग रुपीज़ 50,000 होगी, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आगे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, पार्ट 1 है या पार्ट बी है, कैसे, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो आपका मेन क्वेश्चन आएगा कि ये जो पहला 50,000 है ये कैलकुलेट कैसे होगा सर? उसमें क्या जीएसटी के वैल्यू लेंगे, क्या सेस लेंगे, एग्जम्प्ट लेंगे? तो आपको पहली चीज़ तो ये बता दूं कि पहली जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं एज़ पर सेक्शन 15। सेक्शन 15 के हिसाब से आपने जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जो इनवॉइस वैल्यू या फिर बिल ऑफ सप्लाई है, वो एक अमाउंट होगा, उसमें ऐड किया जाता है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐड किसको कर रहा हूँ मैं? जीएसटी एंड जीएसटी सेस चार्ज्ड, ये भी सर एक्सक्लूड होंगे, इंक्लूड होंगे उसमें, लेस वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। फिर ये जो वैल्यू निकलेगी, इफ दिस वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹50,000, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी होगा। तो 3 चीज़ें लेनी है मैंने सर। एक तो आ गया ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15, जिसमें हम रूल्स भी कंसीडर करते थे, एडिशनल कंसीडरेशन ये वो। फिर जीएसटी एंड जीएसटी से लेस वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर ई वे बिल जनरेट कहाँ पे होता है, जनरेट होता है तो कैसे होता है, पार्ट कौन से भरे जाते हैं, फॉर्म कौन से भरे जाते हैं? तो आपको एक चीज़ लेनी है कि जो ई वे बिल का पोर्टल है, इसको पहली बात तो बोला जाता है कॉमन पोर्टल।
सर कॉमन पोर्टल कैसे? कॉमन पोर्टल इसलिए क्योंकि स्टेट और सेंटर ने एक ही पोर्टल डिज़ाइन किया है, और जिसको नेशनल NIC बोलते हैं, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। क्योंकि GSTN पोर्टल को, GST पोर्टल को तो GSTN मैनेज करता है, जो इन्फोसिस बैकएंड या फिर आपका विप्रो फ्रंट एंड वैसे मैनेज करते हैं। तो इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक कम्युनिकेशन, तो ये बेसिकली इन्होंने पोर्टल डिज़ाइन किया है, जो पोर्टल मैनेज भी यही करते हैं। तो जब यहाँ पे जाके आप पोर्टल पे ई-वे बिल जनरेट करोगे, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ई-वे बिल के 2 पार्ट होते हैं। दो पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जाती है गुड्स की डिटेल, पार्ट बी में जाती है ट्रांसपोर्टेशन, कि आपका ट्रांसपोर्टेशन अपनी है, किसी और के थ्रू है, व्हीकल नंबर क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। तो एक चीज़ इसमें हम और बारीकी में जाएंगे। जैसे ही मैं मूवमेंट कॉज करता हूँ गुड्स की, ई-वे बिल जनरेट करता हूँ, तो पहले मैंने पार्ट ए फिल करूँगा जिसमें गुड्स की डिटेल आ जाएंगी। जब मैंने गुड्स की डिटेल इसमें फिल कर दी, इसके बाद मेरा एक नंबर जनरेट होगा जो एक यूनिक नंबर होगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिक नंबर जो मेरा ये जनरेट हुआ है, दिस इज़ नॉट माय ई-वे बिल नंबर। अभी पार्ट ए फिल करने के बाद मेरा एक यूनिक नंबर जनरेट होगा विच इज़ नॉट ई-वे बिल नंबर। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे मैं पार्ट ए फिल कर देता हूँ, यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है। इस यूनिक नंबर की वैलिडिटी के बारे में बात करें, दिस इज़ 15 डेज। 15 डेज मतलब आपने जैसे ही पार्ट ए फिल किया, उसके 15 दिन के अंदर मुझे पार्ट बी को फिल करना है। पार्ट बी में मेरी जाएंगी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स। ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल ये दोनों फिल कर सकते हैं, या तो मैं खुद सेल्फ फिल कर दूं जो मैं सेलर हूं, या तो मेरा ट्रांसपोर्टर भी इसको फिल कर सकता है। ये जब हमारा पार्ट बी जब फिल किया जाएगा, पार्ट बी के बाद मेरा ई-वे बिल जनरेट होगा। दिस विल ऑल्सो बी एन यूनिक नंबर। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर मैंने 15 दिन के अंदर जो मेरा पार्ट ए फिल करने के बाद यूनिक नंबर जनरेट हुआ है, अगर मैं 15 डेज़ के अंदर पार्ट बी को फिल नहीं करता, तो मेरा जो ये वाला नंबर जो स्टार्टिंग में जनरेट हुआ है, दिस विल बी ऑटो कैंसल्ड। ये मेरा ऑटो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें समझ आ गया पार्ट ए पार्ट बी। सेकेंड डिस्कस करेंगे वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। सारे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है। तो आपको एक चीज़ के लिए वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला डिवाइड किया ODC ओवर डायमेंशनल कार्गो। सेकंड किया अदर देन ओवर ODC, शॉर्ट फॉर्म में इसको ODC बोलते हैं। अगर मैं ODC बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्मल ट्रक्स जो होते हैं बड़े वाले, जिनसे आप सरिया वगैरह आप देखते हैं लेके जाते हैं, और वो जनरली ट्रक के थोड़ा बाहर भी होता है, तो उसको ओवर डायमेंशनल कहते हैं। अदर कैटेगरी को अदर देन ODC में लिया जाता है। तो इसके थ्रू अगर मैं ODC के थ्रू अगर भेज रहा हूँ और अप टू 20 किलोमीटर्स है, माई वैलिडिटी विल बी 1 डे। अगर पार्ट देयर ऑफ आगे 20 किलोमीटर्स एंड जितने भी 20 किलोमीटर्स होते हैं, तो एडिशनल 1 डे। सर जैसे अब मेरे 60 किलोमीटर्स है, तो माई वैलिडिटी विल बी 3 डेज। 61 किलोमीटर्स है, माई वैलिडिटी विल बी 4 डेज, क्योंकि पार्ट को पूरा दिन वो ले लेते हैं। सेम इसके लिए अप टू यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे।
जितने भी एडिशनल 100 किलोमीटर्स हैं उसके लिए 1 डे एडिशनल। सेम एग्जांपल 110 किलोमीटर्स का है तो दिस विल बी 2 डेज। 240 किलोमीटर्स का है 3 डेज। आपका एक और क्वेश्चन आएगा, सपोज करो सर शाम को 5 बजे मैं एक ईवे बिल जनरेट कर रहा हूँ, तो क्या 2 मार्च 2020 को मैंने अगर जनरेट कर रहा हूँ 5 बजे, क्या उसकी वैलिडिटी 3 मार्च 2020 को एक्सपायर हो जाएगी 5 बजे? तो उन्होंने कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर आपका इस तरह 5 बजे जनरेट हो रहा है तो इसकी जो एक्सपायरी होगी दैट विल नॉट बी एट 5 PM, तो रात को नाइट में ये एक्सपायर होगा। तो मतलब 5 PM पे 2 तारीख को जनरेट किया, 3 तारीख को रात को 12 बजे वो एक्सपायर कर जाएगा। यहाँ तक होगी बेसिक बात। आगे चलते हैं अमेंडमेंट्स पे कि इस पे आगे अमेंडमेंट्स क्या आई हैं। एक नया कंसेप्ट ईवे बिल में निकल के आया था, मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन। सर मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MMT। MMT मतलब कि जब सामान यहाँ से मूवमेंट किया तो मोर देन वन व्हीकल से जाना है। सर मोर देन वन व्हीकल कैसे हो सकता है? कि सपोज कर लो कि कुछ पार्ट उसने रिवर से क्रॉस करना था बोट के थ्रू, फिर आगे वो एक कार किसी ट्रक में हैंड ओवर होना था, फिर वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पे रीच करना था। तो इसको मल्टी सी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, जिसमें बेसिकली सी ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। तो उनकी भी जो वैलिडिटी है दैट विल सेम एज ODC, मतलब 20 किलोमीटर्स 1 डे एंड एडिशनल जितने किलोमीटर्स होते हैं तो उसके हिसाब से। अब आपका सवाल जो बेसिकली आएगा कि सपोज कर लो सर मैं ऐसे ट्रक लेके जा रहा था, मेरा स्टॉकिस्ट, एंड बीच में ईवे बिल एक्सपायर हो गया। जब मेरा ईवे बिल एक्सपायर हो गया, क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? एक्सटेंशन उसका क्या करेंगे? तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले देखा जाए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये ट्रक अपने साथ कैरी कर रहा है, यहाँ पे जाके ईवे बिल एक्सपायर हो गया, तो क्या एक एक्सपायर्ड बिल जो एक्सपायर्ड हो गया, क्या एक्सपायर्ड बिल एक्सटेंड जो इनवैलिड है क्या वो एक्सटेंड हो सकता है? तो इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दी थी कि विदिन 8 आवर्स, एक्सपायरी के विदिन 8 आवर्स अगर आप ईवे बिल को एक्सटेंड कर लेते हो तो हम उसको रिवाइव हो जाएगा और वो ओरिजिनली एक्सटेंड हो जाएगा, पर उसको विदिन 8 आवर्स ऑफ एक्सपायरी आपको करना है। स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग में तो आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कैसे आगे एक्सटेंड होना भी है कि नहीं होना है। इसके आगे जो नेक्स्ट चीज़ जुड़ती है वो जुड़ती है कि सपोज कर लो सर मैं स्टॉक लेके जा रहा था एंड रास्ते में किसी प्रॉपर ऑफिसर ने या GST ऑफिसर ने क्या आपका स्टॉक चेक कर सकता है? क्या ट्रक को रोक सकता है? तो यहाँ पे एक सेक्शन 68 आता है, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो जो इन ट्रांजिट है, प्रॉपर ऑफिसर या GST ऑफिसर है, वो आपके जितना भी स्टॉक आप ट्रांजिट में लेके जा रहे हो उसको चेक कर सकता है, इवन तो वैल्यू कोई भी है, चाहे 50,000 से कम है चाहे 50,000 ज़्यादा है। तो डॉक्यूमेंट जो वो वेरीफाई करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होंगे दैट विल बी टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, या फिर डिलीवरी चलान आपने साथ में उसको किया हुआ है, या फिर बिल ऑफ एंट्री इन केस आप कस्टम क्लियरेंस करवा के अपने प्रेमिसेस में लेके आ रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री देखा जाएगा। इसके साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट देखा जाएगा वो होगा ईवे बिल। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर ईवे बिल को एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसा है कि ये जो है दिस इज़ मैंडेटरी। अगर सपोज करो मेरा 20,000 का स्टॉक है तो उसके लिए ईवे बिल मैंडेटरी है? नो, पर ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये तो इन केस एनी डे ये जो डॉक्यूमेंट्स है कैरी होने, पर ईवे बिल तभी कैरी होता है जब एक्चुअल में 50,000 के ऊपर होता है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का प्लान है कि जितने भी ये ट्रक्स हैं इन पे एक लगाया जाएगा RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। तो अभी ये बहुत लेटर स्टेज का है क्योंकि इसके लिए जो मशीनरी चाहिए होगी दैट विल बी एट वेरी लार्ज। तो ट्रांसपोर्टर को लगाया जाएगा, ये नोटिफाई नहीं हुआ अभी, तो ये जो ट्रांसपोर्टर का ट्रक है वहीं पे डिवाइस फिट कर दिया जाएगा और उसको रियल टाइम बेसिस पे डिपार्टमेंट जो है वो चेक कर सकता है कि ये जो मूवमेंट हो रही है ट्रक की कहाँ से कहाँ को जा रही है।
कई बार क्या होता है कि ई वे बिल की वैलिडिटी सपोज कर लो कि 230 किलोमीटर्स पे मेरा डेस्टिनेशन है ए टू बी, 230 की जो वैलिडिटी दैट विल बी 3 days, क्योंकि मैं अदर देन ओडीसी की बात कर रहा हूँ। तो लोग क्या करते थे कि 3 दिन की वैलिडिटी है तो एक दिन गया, फिर नेक्स्ट डे वापस आ गया, फिर एक दिन गया, फिर वापस आ गया, फिर नेक्स्ट डे गया और वापस आ गया। इस तरह उसके 3 राउंड्स हो गए। तो एक ही वे बिल पे वो 3 बार स्टॉक दिया है। तो इसीलिए जो RFID है, हो सकता है प्रैक्टिकली थोड़ा अभी क्योंकि कोरोना का टाइम है तो आने वाले टाइम में मिल सकता है। इसके साथ एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ई इन्वॉइसिंग का ई वे बिल पे क्या इफेक्ट होगा। आपको पता है कि इन्वॉइस पोर्टल ई वे बेसिकली ई इन्वॉइसिंग क्या है कि ये ऑनलाइन इन्वॉइसेस नहीं कटने हैं। ये क्या होगा कि जो आप ERP यूज़ कर रहे हो, ERP एक बेसिकली यूटिलिटी जनरेट करेगा और वो पोर्टल पे जाके वो ऑटोमेटिक फीड होगी और उसी जो ERP जनरेट करके पोर्टल पे भेजेगा तो आपकी GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट होगी वो एंट्री, और जो आपका बायर है उसकी 2A में ऑटो पॉपुलेट होगी एंट्री। तो इसी तरह जब ये ई इन्वॉइसिंग आ जाएगा और पोर्टल पे डायरेक्ट चल जाएगा, जो पार्ट ए है वो ऑटो बन जाएगा, क्योंकि नेचुरली गुड्स आपने कहा गुड्स की डिटेल ऑटोमेटिकली जब ERP GSTN पोर्टल पे भेजेगा। इसके लिए अलग वैसे उन्होंने एक पोर्टल डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको पता होगा उसकी अलग अलग 10 वेबसाइट्स भी हैं। तो ऑटो पॉपुलेट होके ये पार्ट ए ऑटो बन जाएगा। पार्ट बी को आपको खुद बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन डिटेल के साथ, क्योंकि वो तो खाली इन्वॉइस की डिटेल में आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स मिसिंग होती हैं। तो इसका एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। यूनिक रेफरेंस नंबर आपका जनरेट होगा। तो यूनिक रेफरेंस नंबर प्लस QR कोड भी फॉर अथेंटिकेशन ये भी जनरेट होगा। तो जो भी ऑफिसर आपको रास्ते में रोकेगा तो वहाँ पे वो चेक कर सकता है। एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि इन केस आप व्हीकल में जा रहे हैं, स्टॉक है आपके पास, तो अगर आपके पास खाली ई वे बिल फिजिकली नहीं है आपके पास, बट अगर आप इसका ई वे बिल नंबर भी कैरी करते हैं तो भी दिस ये ऑल्सो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। खाली ई वे बिल नंबर से भी आप जा सकते हैं। और सपोज कर लो कि आपका स्टॉक पकड़ा गया, तो ये प्रॉपर ऑफिसर के एंड पे होता है, फिर मैं हल्का सा बता दूंगा। तो वो जब वो स्टॉक रोक लेते हैं उनको एक समरी रिपोर्ट, जिस भी गाड़ी की उन्होंने रोका होता है 24 आवर्स में एक समरी रिपोर्ट पोर्टल पे फाइल करनी पड़ती है कि ये स्टॉक था, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। उसके साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी उनको फाइल करनी पड़ती है, वो होता है ई वे बिल 03 ही पार्ट बी। जो समरी जाती है वो पार्ट ए में जाती है, जो डिटेल रिपोर्ट जाती है पार्ट बी में जाता है। ये 24 आवर्स में करना होता है, ये 3 days और एक्सटेंशन प्लस 3 days की और मिलती है। तो इसके बाद आपको दिख रहा होगा सब कुछ डिपार्टमेंट के व्यू से है, डिपार्टमेंट ही अपना सोच रहा है। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये रूल 138 ई बात करता है कि सपोज कर लो मेरा डिटेंशन हो गया और डिटेंशन इज़ मोर देन 30 मिनट्स और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ई वे बिल है, इन्वॉइस है, मैं कुछ टैक्स की चोरी नहीं कर रहा। तो ये आप ऑनलाइन पोर्टल पे ई वे बिल 04 फाइल कर सकते हैं, ग्रेवियंस अपना रिपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी सेंटर या स्टेट का ऑफिसर है वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब जो गिने चुने करप्ट ऑफिसर हैं जो अननेसेसरी हराश कर रहे हैं, आपसे ब्राइब मांग रहे हैं, तो आप 30 मिनट्स के ऊपर आपकी अगर अनएथिकल आपकी डिटेंशन हो रही है तो आपको 30 मिनट्स के ऊपर आप ई वे बिल फुल अपने पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेसिकली एक और टॉपिक पे जिसके लिए आपको हर कोई घबराता है, दैट इज़ पेनल्टी क्या हो सकती है। देखो पेनल्टी के केस में इसका सेक्शन है 129। पेनल्टी होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स को अगर वो हिट करते हैं। तो ट्रांजिट के जो केस है उस केस में सेक्शन 129 प्ले करता है। देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप टैक्सेबल गुड्स लेके जा रहे हो या तो आप एग्जम्प्ट गुड लेके जा रहे हो। तो अगर टैक्सेबल गुड्स लेके जा रहे हो तो दो तरह की पेनल्टीज लग सकती हैं। एक तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, एक आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। एग्जाम के केस में आपको नॉर्मली आपको पता है जब उस पर टैक्स ही नहीं है तो लेवी नहीं है तो टैक्स कहाँ से आएगा, पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब पेनल्टी लगेगी कैसे, उसको ध्यान से आपको इंटरप्रेट करना है कि अगर एक केस हो सकता है कि जो माल का ओनर है वो खुद आया, ओनर खुद है, टैक्स विल बी 100%, पेनल्टी विल बी 100% ऑफ टैक्स।
टैक्स भी 100% एंड पेनल्टी विल बी 100% ऑफ टैक्स। और एग्जम्प्ट गुड के केस में 2% ऑफ वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर। ये केस आ गया जब ओनर खुद आया। अब ओनर खुद नहीं आ रहा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेबल टैक्स तो सर आपको इन एनी केस देना ही है, एप्लीकेबल टैक्स तो इन एनी केस देना ही है, प्लस 50% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स ऑलरेडी पेड। ये सबसे ख़तरनाक पेनल्टी है। आपको मैं इसका एग्जांपल भी करवाता हूँ। इस केस में 2 की जगह 5% आ जाएगा, 5% ऑफ वैल्यू और 25,000 लोअर, विच एवर इज़ लोअर। तो ये 50% बेसिकली एक एक्ट की पेनल्टी है, CGST। इसके अलावा SGST की अलग से पेनल्टी लगेगी 50% लेस टैक्स। अब सपोज कर लो कि मेरे 1 लाख के गुड्स थे, उस पर 18% GST लगता था, तो एप्लीकेबल टैक्स विल बी 18,000। बाइफिकेट करके करते हैं, 9,000 CGST, 9,000 SGST। तो ये लेंगे प्लस 50% वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना है, 50,000। इसमें भी 50,000 लेस टैक्स ऑलरेडी पेड 9,000 माइनस 9,000। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के गुड पे वो आपसे 1 लाख ले लेंगे कि 1 लाख के गुड्स हैं, आप 1 लाख दो और चले जाओ। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है। वो कहता है कि 129 में जो आपने टैक्सेस पे किए हैं उसका हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे, नॉट अवेलेबल। तो यहाँ तक आपको पेनल्टी का पता लग गया होगा। 1 2 3 फॉर्म्स का डिस्कशन कर देता हूँ कि जो प्रॉपर ऑफिसर सीजर का ऑर्डर देगा दैट विल बी इन MOV 06। नोटिस देगा दैट विल बी इन MOV 07। डिमांड के लिए फिर आपने डिमांड मान ली और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे तो MOV 08। और अगर आप फिर नहीं बनता तो कन्फिस्केशन होगी सेक्शन 130 में, जिसमें आपको गुड्स और आपका कन्वेंस दोनों कन्फिस्केट वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी कि ई वे बिल की क्या पेनल्टी हैं, कैसे हैं। अगला आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि सर कुछ एग्जाम्शन भी बता दो। तो एग्जाम्शन है, उसका रूल है 138 सब रूल 14 के कुछ आपको बेसिक जो प्रैक्टिकल लाइफ में आनी है वो डिस्कस करेंगे। तो या तो मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो शेड्यूल 3 वाले। सर शेड्यूल 3 वो होते हैं जो सप्लाई ही नहीं होते, सप्लाई ही नहीं होते। जैसे आपको पता होगा कि क्रिमेटोरियम, ये जो ब्यूरियल की सर्विसेज होती हैं, या कुछ इस तरह की शेड्यूल 3 में और मेंशन है जो सर्विस ही नहीं होते, जो सप्लाई ही नहीं होते, तो उनके ब्याह पे आपको ई वे बिल नहीं काटना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा कि कुछ क्या होता है, गुड्स कई बार क्या होते हैं मूवमेंट के लिए जाते हैं, वेट होता है वहाँ पे और ये गुड्स वापस आ जाते हैं प्रेमिसेस में। अगर ये वेट करने जा रहे हैं तो इसको बेसिकली बोलते हैं मूवमेंट फॉर वेटमेंट एंड बैक। ये अगर 20 किलोमीटर्स तक है देन ऑल्सो नो ई वे बिल इवन दो मूवमेंट है गुड्स की। इसके आगे चलेंगे कि अगर आपका नॉन मोटराइज व्हीकल है कि बैलगाड़ी, जैसे सपोज करो बैलगाड़ी पे अगर आप स्टॉक लेके जा रहे हो तो फिर उसमें भी नहीं कटेगा। एक आता है जैसे कस्टम स्टेशन से, ये बेसिकली कस्टम क्या है हल्का सा मैं डिस्कस कर देता हूँ, प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आएगा। ISD या CFS थ्रू कर रहे हैं या एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन जा रहे हैं तो वो भी अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा स्टेट अलग से एग्जाम्पशन दे सकती है, जैसे पंजाब ने दी हुई थी कि ई वे बिल की लिमिट ही 1 लाख कर दी थी, पर अब रिड्यूस करके उसको अगेन नाउ 50,000। इसके अलावा आप कुछ ऐसा लेके जा रहे हैं कि एग्जम्प्ट है या नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा 1 2 प्रैक्टिकल केस डिस्कस करूँगा कि सपोज कर लो कि मैंने ए प्लेस से स्टॉक दिया ट्रांसपोर्टर को, पार्ट ए फिल करके ट्रांसपोर्टर के पास गया, ट्रांसपोर्टर ने पार्ट बी फिल किया और लेके चला। प्लेस सी पे जाके उसका जो वो ट्रक है, क्योंकि आपको पता है ई वे बिल पे व्हीकल नंबर मेंशन होता है, तो उसने ट्रक चेंज करना था, ख़राब हो गया किसी और वजह से, तो यहाँ पे उसको पार्ट बी अपना द्वारा अपडेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कभी भी ट्रांसपोर्टर अपना व्हीकल चेंज करता है तो उसको पार्ट बी दोबारा अपडेट करना पड़ता है। क्लियर।
अब ये सपोज कर लो कि यहाँ से ट्रांसपोर्टर गया, यहाँ पे जाके उसने, ये सेम ट्रांसपोर्टर का केस है, मतलब ट्रांसपोर्टर चेंज नहीं हुआ। अब सपोज कर लो कि ट्रांसपोर्टर चेंज हो गया, फिर नाउ जो है मेरा ट्रांसपोर्टर चेंज हो गया। अगर मेरा ट्रांसपोर्टर ही चेंज हो गया तो उस केस में मेरे को जो ई वे बिल है वो न्यू जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल न्यू जनरेट करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। ये पार्ट भी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो गुड्स थे वो पार्ट भी ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर के लिए था। अगर उसकी गाड़ी चेंज हो रही है तो सेम पार्ट भी अपडेट कर दो। अगर न्यू ट्रांसपोर्टर आ रहा है तो पार्ट नया ई वे बिल। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कैंसलेशन ऑफ ई वे बिल। तो कैंसलेशन आपको पता होगा विद इन 24 आवर्स में कर सकते हो आप, पर 24 आवर्स में भी प्रोवाइडेड दैट कि ई वे बिल वेरीफाइड नहीं की किया किसी ऑफिसर ने आपकी गाड़ी रोक के, या कुछ डिटेल आपसे गलत होगी, या फिर रॉन्ग डिटेल होगी। पर अगर आपने जब ट्रांसपोर्टेशन कर दी और ई वे बिल वेरीफाइड कर दिया किसी ऑफिसर ने, तो आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरा होता है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कि आपको ई वे बिल ये रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करनी, तो वो 72 आवर्स में कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड अगर कम्युनिकेशन या डिलीवरी विच एवर इज़ अर्लियर, इसमें देखना है कि अगर आपको डिलीवरी 3 आवर्स में हो गए थे और आप फिर उसको रिजेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होगा। तो 72 आवर्स में कर सकते हो, पर प्रोवाइडेड आपको डिलीवरी गुड्स की नहीं हुई है। तो कुछ केस में ई वे बिल मैंडेटरी करना पड़ता है इवन दो आपकी वैल्यू इज़ लेस देन 50,000। तो उसमें बेसिकली दो ही केस हैं कि जब इंटर स्टेट मूवमेंट है जॉब वर्क के लिए, या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आप लेके जा रहे हो। हालांकि हैंडीक्राफ्ट गुड्स में आपको एग्जम्प्ट हैं, जीएसटी में एग्जम्प्ट हैं। आपको इन्होंने बोला है कि ई वे बिल जनरेट करने से तो हमने एग्जम्प्ट कर दिया, पर यहाँ पे मैंडेटरी ले आए हैं। क्योंकि ये देखो, ई वे बिल की जो 50,000 की कैलकुलेशन है उसमें आप जो जिन पे टैक्स नहीं लगता, जो एग्जम्प्ट हैं टैक्स नहीं लगा, तो ई वे बिल नहीं बनाना। पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए अगर आप 1,000 रुपये का सामान भी लेके जा रहे हो तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई बेसिक टॉपिक ई वे बिल में मैंने 100% कवरेज की है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बात करें, रूल 138 से लेकर 138(14) तक। इसके अलावा कोई मेजर पॉइंट मेरे को ई वे बिल में इसके अलावा तो कुछ नहीं है। प्रोवाइडेड ई वे बिल जब ई इनवॉइसिंग होगा तो इसमें हल्का सा और जुड़ेगा कि कैसे यूनिक रेफरेंस कोड जनरेट होता है, क्यूआर कोड बनता है। उसके बाद ई वे बिल का पार्ट ए फॉर्म कैसे होता है, जब RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस जब गाड़ियों में इंस्टॉल हो जाएंगे उसके अलग से रूल हो सकता है कुछ आ जाएँ। तो इसके अलावा एक प्रैक्टिकल मैं वीडियो ज़रूर डाल दूंगा जिसमें आपको ई वे बिल पोर्टल पे प्रैक्टिकली कैसे भरते हैं वो मैं समझा दूंगा। बाकी होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। सब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ अपने व्यूज़ मेरे को ज़रूर डालें, क्योंकि आपके व्यूज़ और ओपिनियन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हैं तो ज़रूर मुझे कम्युनिकेट करें। थैंक यू।